प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें हमें दो तीन पढ़ना है। पहले पढ़ना है वन के बारे में, जंगल, फॉरेस्ट, इसके बारे में पढ़ना है कि इससे हमें क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, इसको हम कैसे बचाएंगे और ये कैसे विनाश हो रहा है, इसके बारे में जानना है। वन हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, इसको बचा के रखना जरूरी है। विश्व के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी भी देश में 33% भूमि पर वन का होना जरूरी है। किसी भी देश में 33, अगर वो जितना भी ज़मीन है उसका 33% ज़मीन पर वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संपत्ति है, इससे बहुत लाभ है। इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ये पहले 15% था, अब घटते घटते ये लगभग 11% पर आ गया है। 11% ही हमारा देश में ये वन भूमि रह गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब हम जानेंगे हमें वनों से क्या लाभ है या इसका क्या महत्व है, यह जानना है। इसका कई पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है जल का संग्रह। जल का संग्रह करने में वन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब वर्षा होती है तो घने जो जंगल होते हैं, पेड़ तो रहते ही हैं, उसकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं, उसके नीचे भी छोटे छोटे पौधे उगे रहते हैं। ये तेज बहाव को रोक देते हैं। वर्षा के साथ जो पानी तेज बहाव में आता है उसको ये रोक देते हैं। जब ये पानी रुक जाता है तब उसको मिट्टी सोख लेता है, शोषित कर लेता है। तो शोषित करने से ये पानी नीचे आ गया, इसे हम वाटर टेबल भी कहते हैं। तो ये वाटर टेबल बरकरार रखता है, जिससे कि पानी मिट्टी में रहता है। इससे तालाब, कुआं ये सब जल्दी सूखते नहीं हैं। अधिक मात्रा में पानी हम निकाल भी लेते हैं तो वो सूखता नहीं है, वो वाटर टेबल के कारण होता है। तो इसमें वन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा इससे लाभ है वायुमंडल का नियंत्रण। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। तो इस प्रक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, दोनों में बैलेंस रहता है। इसमें पेड़ पौधों, जंगलों की काफ़ी भूमिका है। और वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जंगल कटेंगे, पेड़ पौधे कम रहेंगे, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भी ये आवश्यक है। इसके अलावा पहले बताया गया है कि पौधे 4 से 5% पानी ही वो यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, बाकी सब पानी को ये वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाष्प के रूप में ये ऊपर जाकर बादल बनाता है, जो वर्षा करने में सहायक होता है। यह भी इसका महत्व है। तीसरा महत्व है मिट्टी का कटाव को रोकना। ये जो अपर्दन हम लोग कहते हैं, सॉइल इरोशन, तो यह भी मिट्टी को बहाव से रोकता है, जंगल ही रोकता है। पहले बताए थे ऊपर में कि जो मिट्टी को ये पकड़ के रखता है, तो ये जंगल के मिट्टी के कटाव को रोकता है जंगल, वन। इसके अलावा बहुत से कुछ स्थानीय उपयोग हैं। तो स्थानीय उपयोग में कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला है जंगलों के आसपास के लोग, जो आदिवासी होते हैं या जंगल के आसपास के गांव के लोग होते हैं, वो इन जंगल से छोटी लकड़ियों को चुन के ले आते हैं, जिनका उपयोग वो जलावन के रूप में करते हैं। इसको जलाकर वो खाना बनाते हैं। इसके पत्ते को इकट्ठा करके वो खाने के लिए पत्तल भी बनाते हैं, जिसे बेचकर कुछ अपना आर्थिक उन्हें लाभ होता है। और जो मवेशियों को पालते हैं, छोटे बड़े जानवरों को, उसके लिए चारा भी इन
वनों से मिल जाता है, ये पहला लाभ हुआ। दूसरा, हम जो अपने घर के लिए फर्नीचर बनाते हैं उसके लिए लकड़ी इन जंगलों से हमें प्राप्त होता है। मकान बनाने के लिए भी, एक कच्चा मकान बनाने के लिए भी हमें लकड़ी लगता है, इससे भी ये जंगलों से मिलता है। कागज़ उद्योग के लिए बांस या लकड़ी चाहिए जो जंगल से प्राप्त होते हैं। प्लाईवुड जो बनाया जाता है, प्लाईवुड भी जंगलों से ही मिलता है। ये सब इत्यादि कुछ ऐसे लाभ हैं जो हमें जंगल से होते हैं। इसके अलावा गोंद जो कई पौधों के छालों से प्राप्त होता है। रबर उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है, ये पहले बताया गया है। ये वृक्ष से प्राप्त होता है। ये पाइन देवदार से प्राप्त होता है। रबर जो है रबर का पौधा से, पीपल बरगद से ही प्राप्त होता है। गोंद आम से, बबूल से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ जंगली पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की दवाएं, जड़ी बूटियां भी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें ये वन से लाभ है। इसके अलावा जो रेशम का जो कीट का लोग पालन करते हैं ये वन में ही करते हैं। मधुमक्खी का पालन करते हैं जिनसे मधु या शहद पालन होता है, जिससे मोम की प्राप्ति भी होती है। तो ये सब कुछ अन्य लाभ है जो हमें जंगलों से, वन से मिलता है। तो ये सब इसका लाभ हुआ। पहला लाभ था जल का संग्रह, दूसरा वायुमंडल का नियंत्रण, तीसरा मिट्टी के कटाव को रोकना, और चौथा स्थानीय उपयोग में बहुत सारा पॉइंट है, ये बताया गया है। अब कुछ जानेंगे वन विनाश के कारण, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम लोग जो जंगल को काटते हैं तो इसके भी कुछ कारण हैं। कुछ कारणों से हम लोग जंगल को काटते हैं, यह भी जानना है। तो इसमें पहला है इमारती लकड़ी के लिए। हम घर बनाने के, अभी ऊपर चर्चा हुई थी, घर बनाने के लिए या अपना फर्नीचर बनाने के लिए साल, सागौन लकड़ियों को काटा जाता है। ये जंगल के लकड़ियों को काट लिया जाता है, इससे भी जंगल का विनाश होता है, कटाई होती है इसकी। बढ़ती आबादी, जो हमारा जनसंख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ती आबादी के लिए आवास चाहिए, घर चाहिए। तो घर बनाने के लिए जंगलों को काटकर उस स्थान पर घर बनाया जा रहा है। अब आबादी बढ़ने से कल कारखाने भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। तो कल कारखाने लगाने के लिए भी कृषि योग्य भूमि पर ना लगाकर हम जंगलों को काट रहे हैं। अब कल कारखाने लगाया जाएगा या घर बनाया जाएगा, उसके लिए हमें रेल मार्ग चाहिए, सड़क मार्ग चाहिए। तो उस रेल मार्ग, सड़क मार्ग के लिए भी हम जंगलों को काटते हैं। तो इन सब कारणों से हम लोग जंगल को काटकर इसकी मात्रा को और दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं। पहले तो 11% था, हो सकता है कुछ साल बाद और ये घटकर 10%, 9% ही आ जाए। तो ये वन विनाश का कारण था। अब इसके बाद है वन विनाश का परिणाम। इसका रिजल्ट क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें भी कुछ पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है वायुमंडल का दूषित होना। अब जंगलों को काटेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, कुछ प्रदूषित वायु की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हमारा वायुमंडल दूषित होगा। CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, गृह हरित प्रभाव होगा, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता बढ़ेगी, जिससे ध्रुवों का बर्फ़ पिघलेगा। तो ये हमारा दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ेगी, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। इधर हाल के वर्षों में गर्मी कितनी अधिक बढ़ते जा रही है। और जंगल कटेंगे तो अभी ऊपर बताए थे कि वर्षा होने में इसकी भूमिका होती है, यह जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। तो ये अगर कटेंगे तो वाष्प कम बनेंगे तो वर्षा का भी अभाव होगा। जंगल काटने से उसमें रहने वाले वन्य प्राणी ये भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, ये भी देखा जाता है। और मिट्टी का कटाव जो जंगल करता है, वन करता है अपर्दन, तो इसको काटने से मिट्टी कटाव और बढ़ते जाएगा। इसके अलावा आबादी जो बढ़ने से हम लोग वन को काटकर खेती भी कर रहे हैं,
उसमें बागान लगा रहे, बगीचा लगा रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ गया तो हमको खेती चाहिए, अनाज चाहिए, उसके लिए हम लोग वनों को काट कर उसमें खेती किया जा रहा है। तो ये सब जो है वन विनाश का बहुत घातक परिणाम हो रहा है। हम दो चीज़ यहाँ और जानेंगे, हालांकि ये 10 क्लास का है, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जब देखा लोग कि ये गैर कानूनी तरीके से लोग वृक्ष को काट के ले जा रहे हैं, तो बिश्नोई परिवार जो है ये उनके बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पेड़ पर जो है चिपक गए और काटना मना कर दिए लोगों को कि नहीं काटना है, पहले हमें काटिए तब पेड़ काटिएगा। तब से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन से बहुत लाभ हुआ, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दिया कि नहीं, पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और हमारे पश्चिम बंगाल में भी ये एक 10 क्लास का ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रवर्धन, तो इसमें देखा गया कि अगर हम ये वहाँ जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले आदिवासी या लोगों को हम इसकी भागीदारी बना देंगे तो हमारे जंगल कटने से बचेंगे। तो मिदनापुर के जो हराभरी जंगल हैं, इसमें साल के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इन पेड़ों को बचाने के लिए सरकार वहाँ के लोगों को जिम्मा दे दिया कि आप इसकी रक्षा कीजिए, बचाइए, और इससे जो लाभ होगा इसमें का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तब से ये वहाँ हराभरी जंगल में ये अब साल के पेड़ को कटने से बच गया है। तो इस तरह हमें कदम उठानी चाहिए, ये गवर्नमेंट उठा रही है, जिससे जंगलों को कम काटा जाए। तो ये था हमारा प्राकृतिक संसाधन का वन के बारे में, वन का महत्व और वन का विनाश का कारण और वन के विनाश का परिणाम, ये था वन के बारे में।